हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडिबल ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो। अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, है ना। उसी के जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, हु कैन बी कंसीडर ए रिलेटिव? इनमें से किसको रिलेटिव मानेंगे? तो मेंबर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हस्बैंड एंड वाइफ, पर्सन्स रिलेटेड एज प्रेस्क्राइब अंडर एक्ट, फादर मदर सन डॉटर, या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन है? तो भाई यहां पर आंसर हो जाएगा ये तीनों ही कंसीडर होंगे, इन तीनों को ही रिलेटिव की कैटेगरी में रखा गया है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव फॉर द गिफ्टिंग पर्पज अंडर कंपनीज एक्ट 2013? तो कंपनीज एक्ट 2013 में इनमें से किनको गिफ्टिंग पर्पज के लिए एक्सक्लूड किया गया है? स्टेप डॉटर, फादर्स फादर, सन्स वाइफ, सिस्टर हस्बैंड। इनमें से कौन है जिसको यहां पर एक्सक्लूड करके रखा गया है ना, जो एक्सक्लूडेड में आएगा यहां पर, जो एक्सक्लूडेड में आएगा? फादर्स फादर, सन्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड। बताइए, फटाफट फटाफट आंसर करते जाइए यहां पर। अभी हम इसको लेकर डिस्कशन कर भी रहे थे, है ना। अभी इसको लेकर हमारा जो डिस्कशन है वो चल भी रहा था यहां पर कि कौन आएगा भाई। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, फादर इंक्लूडिंग फादर, है ना, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर, सन, स्टेप सन, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, है ना, ठीक है, डॉटर डॉटर हस्बैंड, एंड स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर यहां पर। अच्छा, स्टेप डॉटर उसमें नहीं है, फादर्स फादर नहीं है, सन्स वाइफ नहीं है, सिस्टर हस्बैंड नहीं है यहां पर, ठीक है। सिस्टर हस्बैंड नहीं है, डॉटर हस्बैंड है। डॉटर हस्बैंड को यहां पर इंक्लूड करके रखा हुआ है, डॉटर हस्बैंड को इंक्लूड किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, है ना। ऑल ऑफ दी अबव के ऊपर हम लोग टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिलीजिंग फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड $250,000, है ना, डॉलर यूएसडी? अगर यहां पर $250,000 की बात करें हम लोग, है ना, अगर हम $250,000 की बात करें तो यहां पर, तो कंडीशन क्या है? यहां पर अगर $250,000 के बियॉन्ड जाकर अगर एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है, ऑप्शन ए कहता है इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन फॉर मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन। बी कहता है इट इज फॉर अर्निंग पॉइंट्स क्रेडिट फॉर इमिग्रेशन बाय वे ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। सी, इट इज फॉर फॉरेन बैंक गारंटीज टुवर्ड्स ओवरसीज एम्प्लॉयर्स इमिग्रेशंस। डी, इट इज सब्जेक्ट टू सुटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल्स। इनमें से कहां टिक करें? तो भाई यहां पर अगर यहां पर इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, है ना, अगर कोई इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, मीटिंग द इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस इन द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, अगर कोई इमिग्रेशन के पर्पस के लिए गया है और वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंटल होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके लिए पैसे की जरूरत है, जिसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, और इंडिया से उस कंट्री में पैसा भेजना है, तो ऐसे केस में $250,000 से भी ज्यादा यहां पर अलाउ हो जाएगा। $250,000 से ज्यादा भेज सकते हैं। व्हाट इज नॉट परमिटेड फॉर अर्निंग पॉइंट्स या क्रेडिट फॉर इमिग्रेशन? इनमें से कौन सा यहां पर परमिटेड नहीं है? ठीक है, अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अर्निंग पॉइंट से बात करते हैं, या क्रेडिट्स की बात करते हैं फॉर इमिग्रेशन, ऑप्शन ए कहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन लैंड्स। सी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल एंटरप्राइजेस। डी,
फॉरेन बैंक गारंटीज टूवर्ड्स ओवरसीज एम्प्लॉयर्स या इमिग्रेशन, यहां पर इनमें से कहां पर टिक करेंगे? तो व्हाट इज नॉट परमिटेड फॉर अर्निंग पॉइंट्स या क्रेडिट फॉर द इमिग्रेशन? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें हम डी के ऊपर टिक कर देंगे। तो जो भी यहां पर फॉरेन बैंक हैं, फॉरेन बैंक गारंटीज टूवर्ड्स ओवरसीज एम्प्लॉयर्स या इमिग्रेशन, ठीक है, जो भी यहां पर फॉरेन बैंक गारंटीज होगी, है ना, फॉरेन बैंक गारंटीज टूवर्ड्स दी ओवरसीज एम्प्लॉयर इमिग्रेशन, तो दैट इज नॉट परमिटेड, है ना, वो इसमें परमिटेड यहां पर नहीं है। हु क्वालिफाई एज ए रिलेटिव फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड? तो इनमें से कहां पर जो क्लोज रिलेटिव है ना, अगर किसी का कोई क्लोज रिलेटिव किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, किसी दूसरे देश में रहता है, तो उसके जीवन यापन के लिए इंडिया से उस फॉरेन कंट्री में पैसा भेज सकते हैं। तो इंडिया से उस फॉरेन कंट्री में जो फंड है वो ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पर। तो इसके बारे में कहां पर मिलेगा? तो इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकता है यहां पर, रिलेटिव रिसाइडिंग इन दी फॉरेन कंट्री वो होगा यहां पर, या जो रिलेटिव डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या रिलेटिव अप्रूव्ड बाय द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन। तो इनमें से कौन है जो रिलेटिव होगा यहां पर? तो इसके बारे में जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें यहां पर डिफाइन किया गया है कि कौन रिलेटिव होगा यहां पर, किसको रिलेटिव माना जाएगा यहां पर, है ना। तो पूरी वो जो लिस्ट है जो अभी हमने डिस्कस की थी क्लास में, वही इसमें आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल इंपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर द पर्सनल पर्पस? तो अगर कोई यहां पर पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्ट, है ना, किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो वहां पर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इट इज कनेक्शन विद द ट्रेड और कॉमर्स पर्पस, यहां पर अप्रूवल फ्रॉम द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, या डी सुटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिटेड टू द ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक। इनमें से हम कहां पर टिक करेंगे? इनमें से किसके ऊपर टिक करेंगे? तो भाई यहां पर जो रिक्वायरमेंट है ना, जो करेक्ट आंसर है कनेक्शन विद ट्रेड और कमर्शियल पर्पस। तो अगर वो ट्रेड या कमर्शियल पर्पस से कनेक्टेड है यहां पर, तो ऐसे केस में इट इज परमिटेड यहां पर, है ना, वो परमिटेड हो जाएगा। लिमिट क्या है यहां पर? व्हाट इज द लिमिट फॉर रिलीजिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड विदाउट इंसिस्टिंग ऑफ एनी एस्टिमेटेड फ्रॉम ए हॉस्पिटल या डॉक्टर? हॉस्पिटल या डॉक्टर से एस्टिमेट लिए बिना, ठीक है, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए फॉरेन कंट्री में जाता है तो अपने साथ में कितने डॉलर लेकर जा सकता है? 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर, 2,50,000 या 3 लाख डॉलर, कितना परमिटेड है यहां पर? तो भाई ऐसे केस में जो परमिटेड है वो है $2,50,000, 2,50,000 यहां पर परमिटेड है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर रिलीजिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ $2,50,000? अगर यहां पर $2,50,000 से ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा यहां पर? तो जनरल परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, एस्टिमेट फ्रॉम ए हॉस्पिटल या डॉक्टर इन इंडिया, एस्टिमेट फ्रॉम ए हॉस्पिटल या डॉक्टर अब्रॉड, या अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कहां से यहां पर जो अप्रूवल है ना, एस्टिमेट है, बनवा कर देना पड़ेगा। तो जो भी यहां पर हॉस्पिटल या डॉक्टर अब्रॉड है वहां से जो एस्टिमेट बनकर आएगा उसके बेसिस पर जो ऑथराइज्ड डीलर्स है वो $2,50,000 से ज्यादा भी यहां पर परमिशन दे सकता है विदाउट आरबीआई परमिशन। आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज अलाउंस फॉर ए पर्सन अकम्पनिंग ए पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड चेकअप? है ना, अगर हम यहां पर अलाउंस की बात करते हैं, किसी पर्सन के लिए अलाउंस कितनी है यहां पर, है ना, अगर कोई पेशेंट यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप के लिए सॉरी, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप के लिए अगर फॉरेन कंट्री में गया है तो $1,00,000 हो जाएगा, $2,00,000 है, $2,50,000 है, या $3,00,000। तो ऐसे केस में भी यहां पर $2,50,000 का ही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, $2,50,000 ही यहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग आगे एंड नेक्स्ट मूव करते हैं यहां पर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिलीजिंग फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड $2,50,000 फॉर स्टडीज अब्रॉड? तो अगर कोई स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जाता है, यहां पर फॉरेन कंट्री में जाता है और $2,50,000 से ज्यादा उसको पैसा चाहिए, यहां पर $2,50,000 से ज्यादा की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो भाई ऐसे केस में यहां पर, है ना, जो अप्रूवल है किससे लेना पड़ेगा? कौन यहां पर अप्रूवल प्रोवाइड करेगा, कौन अप्रूवल यहां पर देगा? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, बी सुटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिटेड टू ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक,
सी एस्टिमेट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डी फॉरेन बैंक गारंटीज टूवर्ड्स एजुकेशनल पर्पज, यहां पर है ना। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो सुटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ऑथराइज डीलर बैंक के पास में सबमिट करने पड़ेंगे, और ये कहां से आएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहां से जो एस्टिमेशन है वो बनवा के देना पड़ेगा कि कितना पैसा यहां पर चाहिए। तो ऑथराइज डीलर्स उसी के बेसिस पर यहां पर अप्रूवल दे सकता है। What is the applicable rate of tax collected at source on foreign remittance under LRS as per the Finance Act 2020? तो जो भी यहां पर टीसीएस हैं, है ना, जो भी फॉरेन रेमिटेंस करेंगे इंडिया से फॉरेन कंट्री में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, तो उसके ऊपर कितना यहां पर टीसीएस लगेगा, कितना टीसीएस एप्लीकेबल होगा, 2% होगा, 5%, 7% या 10%। तो उसमें जो टीसीएस की अमाउंट है वो सिंपली एप्लीकेबल है 5%, 5% एप्लीकेबल है। जो 20% वाला कॉन्सेप्ट है वो सिलेक्टेड है, जो मैंने आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है क्लास में, उसको देखना। और इन क्वेश्चंस का और ज्यादा बेनिफिट आपको कहां पर मिलेगा, अगर आपके पास में बीएफएम जो क्लासेस हैं, अगर आप जो पेड क्लासेस हैं वो 9 PM पर अगर आप अटेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आप में से जो पेड क्लासेस 9 PM पर डेली बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं उसमें इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये क्लासेस आपको मिलेंगी CAIIB के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास CIB का महापैक 2.0 है तो उसमें ये क्लासेस अवेलेबल हैं। CIB के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उन क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। वहां पर इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। व्हाट इज द थ्रेशहोल्ड फॉर TCS ऑन द फॉरेन रेमिटेंस अंडर LRS? अगर हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की बात करते हैं, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके अंडर में थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या रखी गई है यहां पर, है ना। अगर हम थ्रेशहोल्ड लिमिट की बात करें तो थ्रेशहोल्ड लिमिट कितनी आ रही है कैलकुलेट होकर, चलिए बताइए। अगर हम यहां पर थ्रेशहोल्ड लिमिट की बात करें तो वो कितनी आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 8 लाख, कितनी आ जाएगी यहां पर। यस, तो अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं तो दैट इज 7 लाख, 7 लाख रुपए की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यहां पर है ना। जो टीसीएस लगेगा, टीसीएस कब लगेगा, जब लिमिट यहां पर 7 लाख को एक्सीड कर जाती है। तो व्हाट इज टीसीएस रेट इन केस पैन और आधार इज नॉट अवेलेबल, है ना। अगर यहां पर पैन नंबर या आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो जो टीसीएस है वो कितना एप्लीकेबल होगा, तो टीसीएस यहां पर 5% से बढ़कर 10% हो जाता है ना। 5% से डबल होकर कितना हो जाएगा, 10% यहां पर हो जाएगा। What is the purpose of allowing remittance under LRS to इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, है ना। IFSC के बारे में मैं कल बताने वाला हूं, तो कल जो हम क्लास डिस्कस करेंगे 9 PM पर, उसमें कल हम IFSC के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अलाउइंग रेमिटेंस अंडर द LRS? अगर हम IFSC की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू अनकरेज रेसिडेंट टू इन्वेस्ट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, बी टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, सी टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन विद अदर रेसिडेंट्स, एंड डी टू डीपन द फाइनेंशियल मार्केट्स इन IFSC। तो भाई यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। तो जो टू डीपन द फाइनेंशियल मार्केट इन IFSC, तो यहां पर जो LRS है, LRS को IFSC में यहां पर अलाउ करने का जो पर्पज है, ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको यहां पर और डीपली यहां पर फाइंड आउट करना, और डीपली यहां पर उसको एक तरीके से यहां पर उसमें एंटर करना, और जो IFSC की फाइनेंशियल मार्केट है उसको और मजबूत करना और स्ट्रॉन्ग करना। तो उसके लिए IFSC में भी LRS को अलाउ किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन रेसिडेंट मेक इन IFSC यूजिंग रेमिटेंस अंडर LRS? अगर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत यहां पर रेमिटेंस किया जाता है तो व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन रेसिडेंट मेक इन IFSC? कौन से टाइप का जो यहां पर कर सकता है, कौन से टाइप का होगा? तो ऑप्शन ए कहता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय एंटिटीज रेसिडेंट इन इंडिया, बी कहता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सी कहता है इन्वेस्टमेंट इन एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज
और डी कहता है इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट प्रॉपर्टीज विद इन आईएफएससी यहां पर। तो अगर आप आईएफएससी में बात करोगे यहां पर, तो आईएफएससी में जो सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज हैं? ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें यहां पर रेसिडेंट एंटिटीज ने इश्यू किया जा सकता है ना, कर रखा है आउटसाइड इंडिया। तो रेसिडेंट एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड है ना, जो एंटिटीज रेसिडेंट आउटसाइड हैं उनके द्वारा जो भी सिक्योरिटीज इशू की गई हैं, तो आईएफएससी के द्वारा उसमें यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। What type of amount can resident open in IFSC for making investment under the LRS? तो यहां पर LRS के तहत कौन से टाइप का जो यहां पर अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए कहता है इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करेंगे FCA, डोमेस्टिक INR अकाउंट ओपन होगा, या ज्वाइंट अकाउंट विद नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये अकाउंट ओपन होगा यहां पर। तो यहां पर जो अकाउंट ओपन करेंगे वो है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, है ना। जो FCA अकाउंट है यहां पर ओपन होगा, बट इट इज ए नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट यहां पर खुलेगा। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स लेइंग आइडल इन FCA हेल्ड इन यहां पर IFSC में जो FCA अकाउंट ओपन किया गया है, और अगर FCA अकाउंट में फंड आइडल रह जाता है, पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाता है, उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन नहीं करता, उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं करता यहां पर, तो ऐसे केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो दे कैन बी इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज विद इन IFSC। बी कहता है दे कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन विद अदर रेसिडेंट्स। सी कहता है दे शुड बी रिपेट्रेटेड टू द डोमेस्टिक INR अकाउंट विद इन 15 डेज। और डी कहता है दे कैन बी ट्रांसफर टू अनदर FCA इन डिफरेंट IFSC। यहां पर तो भाई अगर जो IFSC में जो FCA अकाउंट है, अगर उसमें आइडल पैसा पड़ा हुआ रह जाता है, आइडल रह जाता है यहां पर, तो ऐसे केस में वो जो पैसा है INR अकाउंट, जो डोमेस्टिक INR अकाउंट है, वहां पर ये पैसा विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर जुका तो ये वापस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ये IFSC में नहीं रहेगा, वहां से वापस आ जाएगा डोमेस्टिक अकाउंट में, अगर इस पैसे का वहां पर इस्तेमाल नहीं करते, अगर इस पैसे का वहां पर यूज नहीं किया जाता है तो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है आप सभी को प्रॉपर्ली। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस यहां पर NRI अकाउंट्स को लेकर, है ना। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया है, NRI अकाउंट्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी हो। BFM की जो पेड क्लासेस हैं, BFM की पेड क्लासेस हम आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और पेड क्लासेस मिल रही हैं डेली आपको 9 PM पर। और ये क्लासेस अगर आपके पास CIB का महापैक 2.2 है तो इन क्लासेस को आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जब जैसे ही आपके पास CIB का महापैक 2.2 आ जाता है, ये क्लासेस आपको तुरंत विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी? ये क्लासेस आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में मिल जाएंगी। ये सारी क्लासेस आपके अड्डा 24/7 अकाउंट में अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो वी हैव 5 स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। NRI can acquire shares or property by way of inheritance from a person resident outside India. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है NRI कैन नॉट एक्वायर शेयर्स ऑन रिपेट्रेबल बेसिस। थर्ड, NRI कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फर्म एज ओनर या पार्टनर्स। फोर, NRI कैन एक्वायर ए प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन NRI अकाउंट्स। और पांचवी स्टेटमेंट कहती है बैंक्स कैन परमिट रिपेट्रेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड इन NRI अकाउंट अप टू 1 million पर ईयर। ऑप्शन ए कहता है यहां पर, है ना, अगर हम किसकी ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए डिफाइन करेगा यहां पर। ऑप्शन ए कहता है ओनली 1, 2 and 3 करेक्ट है। बी कहता है ओनली 3, 4, 5। सी कहता है ओनली 1, 4 and 5। डी कहता है ऑल 1 to 5। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है।
तो भाई यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो 1, 4 एंड 5 करेक्ट हो जाएगी। 1, 4 एंड 5 ये करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्यों रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड क्यों गलत है यहां पर? एनआरआई कैन नॉट एक्वायर शेयर्स ऑन ए रेपिटेबल बेसिस, यहां पर तो क्या यहां पर जो एनआरआई है वो शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकता? तो कर सकता है यहां पर, है ना। एनआरआई जो शेयर्स हैं उनको एक्वायर कर सकता है यहां पर, तो कैन नॉट नहीं आएगा यहां पर। एनआरआई कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फर्म एज ए ओनर या पार्टनर, तो ये भी गलत है, कर सकता है, तो ये भी परमिटेड है उसको, तो ऐसा नहीं है, मना नहीं कर सकते, कर सकता है वो यहां पर। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। 4 स्टेटमेंट है आपके पास में। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है लोन ओवरड्राफ्ट ₹500 लाख कैन बी गारंटीड टू ए रेसिडेंट इंडियन, है ना, जो भी यहां पर रेसिडेंट इंडियन है उसको गारंट कर सकते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ एन एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स। उसके बाद में बी आता है, सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर देयर इज नो नीड टू गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोन साइन बाय द एनआरआई डिपॉजिटर इन प्रेजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स। थर्ड, हाउसिंग लोन गारंटी टू एन एनआरआई कैन बी क्रेडिटेड टू हिज एनआरई अकाउंट। फोर, इंटरेस्ट ऑन एनआरओ डिपॉजिट इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज पर दी लोकल इनकम टैक्स रूल्स। यहां पर ऑप्शन ए कहता है ओनली 1, 2 एंड 3 करेक्ट है, बी कहता है 2, 3, 4, सी कहता है 1, 3, 4 एंड डी कहता है ऑल 1, 2, 4। तो यहां पर हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होंगी। तो 1, 2, 3, लोन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹500 लाख कैन बी गारंटीड टू ए रेसिडेंट इंडियन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ एफसीएनआर बी डिपॉजिट। तो एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स यहां पर एनआरआई का पैसा है, ये है ना, ये किसका पैसा है, एनआरआई का पैसा है यहां पर, ये एनआरआई की अमाउंट है। और बात हो रही किसकी, रेसिडेंट इंडियन की यहां पर, है ना, यहां पर बात किसकी हो रही, रेसिडेंट इंडियन की। तो क्या फिट बैठ रहा है, नहीं। और जो 500 लाख वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, 5 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। There is no need to get document of loan signed by the NRA depositor in the presence of banks official। अगर हम किसी एनआरआई पर्सन को लोन दे रहे हैं तो क्या उससे डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो बिल्कुल यहां पर डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे। ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट साइन कराने की जरूरत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। हाउसिंग लोन गारंटी टू एन एनआरआई कैन बी क्रेडिटेड टू हिज एनआरआई अकाउंट। तो अगर एनआरआई अकाउंट को कोई हाउसिंग लोन अगर गारंट किया गया है, कोई हाउसिंग लोन दिया गया है, तो एनआरआई अकाउंट में नहीं, वो पैसा कहां पर जाएगा, उस पैसे को एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक लौता अकाउंट ऐसा एनआरओ अकाउंट ही है। एनआरओ अकाउंट में ही आप आईएनआर क्रेडिट कर सकते हैं। इंडियन रुपीस जो क्रेडिट करने की परमिशन है वो किस में रहती है, एनआरओ में। एनआरई अकाउंट हो, एफसीएनआर अकाउंट हो, वहां पर फॉरेन करेंसी क्रेडिट होगी, ना कि आईएनआर। इंटरेस्ट ऑन एनआरओ डिपॉजिट्स इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज पर द लोकल इनकम टैक्स। ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट सही है। एनआरओ अकाउंट में जो भी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल है, ठीक है। चलो केस स्टडी वाला क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में कराने वाला हूं, है ना। इसका जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है वो कल मैं आपको क्लास में कराऊंगा, जो पेड क्लास आपकी मिलेगी, है ना, जो कल पेड क्लास आएगी आपके 9 PM पर, उसमें केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराऊंगा जैसा एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए यहां पर हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एनआरआई कैन नॉट ओपन फॉलोइंग अकाउंट इन इंडिया। जो एनआरआई पर्सन है यहां पर इंडिया में, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो ओपन नहीं कर सकता यहां पर? तो भाई कल जो आपकी पेड क्लास होगी ना, है ना, कल आपकी बीएफएम की जो पेड क्लास रहेगी 9 PM पर, बीएफएम की जो हम पेड क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे सीआईबी के महापैक 2.0 में 9 PM पर, उसमें इसका मैं केस स्टडी वाला क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, जिस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था वो भी आपको दिखाऊं, है ना, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। एनआरआई अकाउंट कैन नॉट ओपन फॉलोइंग अकाउंट्स इन इंडिया। कौन सा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते यहां पर? एफसीएनआर डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। बी कहता है एनआरई सेविंग बैंक अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी। सी एफसीएनआर डिपॉजिट इन कैनेडियन डॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। एंड डी एनआरई टर्म डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, एफसीएनआर डिपॉजिट इन कैनेडियन डॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years।
तो यहां पर 10 साल के लिए जो एफसीएनआर डिपॉजिट है वो नहीं रख सकते यहां पर, है ना। जो एफसीएनआर डिपॉजिट है वो 10 साल के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये जो समय है वो अलाउड नहीं है यहां पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है, करस्पोंडेंट बैंकिंग, जो करस्पोंडेंट बैंकिंग है डज नॉट इंक्लूड, करस्पोंडेंट बैंकिंग में इनमें से क्या है जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अकाउंट मेंटेनेंस, ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक, ऑथेंटिकेशन एंड एडवाइजिंग ऑफ एलसी, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। इनमें से कौन सा है ना, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें। करस्पोंडेंट बैंकिंग डज नॉट इंक्लूड, तो करस्पोंडेंट बैंकिंग में इनमें से कौन सा नहीं आएगा, ओपनिंग ऑफ ए ब्रांच ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक के बिहाफ पर यहां पर जो ब्रांच है उसको ओपन करना, है ना, ब्रांच ओपन करने की जो इसमें नहीं आएगी। अकाउंट मेंटेनेंस, ऑथेंटिकेशन ऑफ एडवाइजिंग, ऑथेंटिकेशन एंड एडवाइजिंग ऑफ एलसी, और चेक कलेक्शन, चेक्स एंड बिल्स कलेक्शन, ये जो तीनों फैसिलिटी है उसमें आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है लोरो अकाउंट इज, लोरो अकाउंट यहां पर इनमें से किस चीज को इंडिकेट करेगा, माई अकाउंट विद यू, मिरर ऑफ ए नोस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विद अस, देयर अकाउंट विद ए थर्ड बैंक। इनमें से कौन सा है ना, इनमें से कौन सा है जो यहां पर लोरो अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, जिसको लोरो अकाउंट में रखेंगे। तो लोरो अकाउंट, देयर अकाउंट विद ए थर्ड बैंक, है ना, देयर अकाउंट विद देम, इसको यहां पर देयर अकाउंट विद देम या देयर अकाउंट विद ए थर्ड बैंक। तो यहां पर इसके जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, इसके प्रोविजंस यहां पर लागू होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, स्विफ्ट इज ए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर क्या कहता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो वो यहां पर इनमें से किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो स्विफ्ट इज ए, स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट की बात करें, स्विफ्ट इज ए नेशनल मैसेजिंग सिस्टम है यहां पर, सिस्टम टू ट्रांसमिट फाइनेंशियल मैसेज बिटवीन बैंक्स ग्लोबली। सी, नेशनल आरटीजीएस सिस्टम ऑफ इंडिया। डी, सिस्टम मैनेज बाय ए लार्ज कॉर्पोरेट हाउस इन बेल्जियम। इनमें से कौन सा है। तो अगर हम स्विफ्ट की बात करते हैं तो स्विफ्ट इज ए सिस्टम टू ट्रांसमिट फाइनेंशियल मैसेज बिटवीन बैंक्स ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में यहां पर जो मैसेज ट्रांसमिट है, मैसेज ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहां पर, एज पर फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहां पर ए नॉन रेसिडेंट इज, एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जो या नॉन रेसिडेंट पर्सन कौन है यहां पर, ए पर्सन वर्किंग इन दुबई फॉर लास्ट 3 इयर्स, है ना। और बी कहता है ए टूरिस्ट टूरिंग यूरोपियन कंट्री फॉर लास्ट 15 डेज। सी, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट इन कैलिफोर्निया यूएसए फ्रॉम हिज साइट इन हैदराबाद। डी, ए स्टूडेंट ऑन ए विजिट टू ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टडी टूर while doing his MBA in IIM इंदौर। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आप फेमा के अकॉर्डिंग कहेंगे कि हाँ भाई ये एनआरआई पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, ये नॉन रेसिडेंट इंडियन पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसमें से किसको रखेंगे, बिल्कुल यहां पर इसमें जो पर्सन आएगा वो कौन सा है, पर्सन वर्किंग इन दुबई फॉर लास्ट 3 इयर्स, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो यहां पर दुबई में पिछले 3 सालों से काम कर रहा है, यहां पर पिछले 3 साल से वो दुबई में ही है। तो मोर देन 182 डेज हो गया, 182 दिन से ज्यादा हो गया, पिछले 3 साल से अगर वो दुबई में ही है, दुबई में ही काम कर रहा है यहां पर, तो इंडिया के लिए एनआरआई पर्सन होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा, चाहे उसकी फैमिली इंडिया में रह रही है यहां पर। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन नोट ओपन एनआरई अकाउंट विद ए बैंक इन इंडिया। इनमें से वो कौन सा पर्सन है। तो आपके पास में 5 स्टेटमेंट है, यू हैव 5 स्टेटमेंट्स,
इन 5 स्टेटमेंट्स में आपको पहचानना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट ओपन एनआरई अकाउंट्स विद ए बैंक इन इंडिया। इनमें से कौन सा पर्सन है जो यहां पर एनआरई अकाउंट्स इंडिया में ओपन नहीं कर सकता। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज स्टेइंग इन जापान फॉर लास्ट 3 months and it is employed by a US firm dealing in computer software। उसके बाद में बी, ए लेडी ऑफ यूएस ओरिजिन whose husband is of Indian origin and he is settled in France for last 5 years and runs a restaurant in France। उसके बाद में ए डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन who has gone to UK to attend a conference and will resume his duties at AIIMS Delhi after 10 days। A person of Indian origin who had gone to Canada for further studies last year गया है यहाँ पर, and has now taken up a job there as a lecturer। A person of Indian origin who has gone to Australia for doing 1 year masters in management। इनमें से कौन सा होगा। तो भाई क्वेश्चन में यहां पर है ना, नोट हटा दो, ठीक है, यहां पर नोट हटा दो और नोट की जगह क्या कर लो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन ओपन एनआरई अकाउंट्स विद बैंक इन इंडिया। इनमें से वो कौन सा पर्सन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो यहां पर क्या कर सकता है, एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है, एनआरई अकाउंट खोल सकता है। यहां पर इसमें हम किस पर्सन को बोलेंगे यहां पर कि हाँ भाई ये पर्सन एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है। है ना, इनमें से कौन है जो एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है। चलिए पहचानिए इसमें से कौन सा है। अगर हम एक उसके हिसाब से देखें, है ना, इसके हिसाब से देखें, कैन नॉट ओपन, तो कौन ओपन नहीं कर सकता, है ना, ये जो पर्सन है ये ओपन नहीं कर सकता। यहां पर सी वाला, एक डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए डॉक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज गॉन यूके टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस एंड विल रिज्यूम हिज ड्यूटीज इन एम्स दिल्ली आफ्टर 10 days। 10 दिन के बाद में वापस आकर वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तो ये पर्सन यहां पर रेसिडेंट इंडियन है ना, ये पर्सन कौन है, रेसिडेंट इंडियन है यहां पर, ठीक है, रेसिडेंट इंडियन है। तो ये पर्सन एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। एनआरई अकाउंट या तो कोई पीआईओ ओपन कर सकता है या कोई एनआरआई ओपन कर सकता है ना। एनआरई अकाउंट या तो कोई पीआईओ ओपन कर सकता है या एनआरआई ओपन कर सकता है। तो ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यहां पर ये कौन है, ये हम पीआईओ की बात कर रहे हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ है यहां पर ये। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर हम बोल रहे हैं तो इसके पास में कौन से कंट्री की सिटीजनशिप होगी, बताओ मुझे एक बार। अगर इस पर्सन को हम पीआईओ कह रहे हैं तो इस पर्सन के पास में कौन से कंट्री की सिटीजनशिप है, तो भाई इस पर्सन के पास में यहां पर सिटीजनशिप है किसी फॉरेन कंट्री की। तो रेसिडेंट इन इंडिया तो इसको हम नहीं कह सकते। तो ये पिछले तीन महीने से अगर जापान में रह रहा है
है ना, एम्प्लॉयड बाय द यूएस फर्म डीलिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इससे पहले कौन सी कंट्री में रह रहा था, कुछ डिक्लेरेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर पीआईओ है तो इसके पास में किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है, तो इसको हम इंडियन नहीं कह सकते, यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट इसको नहीं कह सकते। क्या हम इसको इंडियन रेसिडेंट कह सकते हैं? हालांकि इसका स्टेटस बताया गया है कि पिछले 3 महीने से जापान में रह रहा है यहाँ पर, उससे पहले कहां पर रह रहा था नहीं पता, है ना, इससे पहले कहां पर रह रहा था नहीं पता ये। और यहां पर जो यूएस फर्म है उसमें जॉब कर रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो ऐसे केस में ये पर्सन यहां पर अगर पीआईओ पर्सन है तो एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है, इसको एनआरई अकाउंट ओपन करने की परमिशन मिल जाएगी यहां पर। उसके बाद में ए लेडी ऑफ यूएस ओरिजिन हुज हस्बैंड इज इंडियन ओरिजिन। तो अगर यहां पर इंडियन ओरिजिन का हस्बैंड है एंड जो यूएस लेडी है वो यूएस, जो यहां पर लेडी है वो कहां की, यूएस की है, अगर उसने इंडियन ओरिजिन के पर्सन से शादी कर ली है यहां पर, तो इसका जो लेडी का स्टेटस है वो हो जाएगा यहां पर पीआईओ। ये लेडी जो है यूएस की, इसका स्टेटस आ जाएगा पीआईओ का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाएगी यहां पर। और अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गई तो इसके पास में एनआरई अकाउंट ओपन करने की परमिशन हो जाएगी, ये एनआरई अकाउंट ओपन कर सकती है। हाँ, इसको आप इंडिया में भी लिंक करके रख सकते हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी की जो मदर है ना, राहुल गांधी की मदर कौन है, सोनिया गांधी। ठीक है, तो सोनिया गांधी कहाँ की रहने वाली है, उसके अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन कंट्री की बात करते हैं, तो वो इटली की हैं। ठीक है, तो जन्म कहां पर हुआ है उनका, इटली में है। और उन्होंने जो शादी कर ली थी किससे, इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है, इंडियन रेसिडेंट पर्सन से उन्होंने शादी कर ली थी, यानी उन्होंने राजीव गांधी से शादी कर ली थी, है ना, राजीव गांधी से शादी कर ली थी। राजीव गांधी से शादी करने के बाद में सोनिया गांधी का जो स्टेटस है वो हो गया पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सोनिया गांधी इज नॉट ए इंडियन रेसिडेंट, सोनिया गांधी के पास में इंडियन रेसिडेंट का स्टेटस नहीं है। ठीक है, उनके पास में कौन सा स्टेटस है, पीआईओ। तो पीआईओ कैन ओपन एनआरई अकाउंट, है ना, तो पीआईओ एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है यहां पर। तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। उसके बाद में ये तो नहीं कर सकता, सी। उसके बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैड गॉन कनाडा फॉर फर्दर स्टडीज लास्ट ईयर, पिछले साल गया था, पिछले साल गया था, तो भाई 182 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, वहीं पर जॉब करने लगा, वहीं पर रहने लगा, तो ये इसको मान के चलेंगे पिछले साल गया था, तो 182 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, तो एनआरआई पर्सन हो गया। और एनआरआई पर्सन यहां पर एनआरई अकाउंट ओपन कर सकता है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज गॉन ऑस्ट्रेलिया फॉर डूइंग 1 ईयर मास्टर इन मैनेजमेंट। ठीक है, कितने समय हो गया इसको गए हुए कुछ पता नहीं है, तो 1 साल बोला गया है, तो 1 साल इसको मान के चलेंगे यहां पर, है ना, इसको यहां पर 1 साल मान के चलेंगे। तो इसको भी मान लेंगे कि भाई ये भी पर्सन यहां पर एनआरआई हो गया, नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया, और ये भी यहां पर क्या करेगा, ठीक है, ये भी एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इस तरीके से हम यहां पर जो सी है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी शेड्यूल है ना, आपके पेड क्लास में जो भी शेड्यूल होता है उस शेड्यूल में आप, है ना, जो प्रीवियस डेट है प्रीवियस डेट में देख सकते हैं, जो पीछे की डेट्स हैं उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस लगी रहती है, और उसका यहाँ पर पीडीएफ भी लगा रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उसमें लगा रहता है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख सकते हैं। और आपके जोश बैच में हो सकता है कोई दूसरा बैच, लक्ष्य बैच हो या कोई यहाँ पर टारगेट बैच हो, अगर वो विजिबल होगा उसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो भी सेम लेवल की अवेलेबल रहेगी। चलिए बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं, है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज आर इनकरेक्ट, है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है यहां पर सही है, करेक्ट है यहां पर, या इनकरेक्ट है। तो आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, इतनी सारी स्टेटमेंट हमारे पास में है यहां पर। ठीक है, तो टारगेट फैसिलिटेट्स ग्लोबल फंड्स पेमेंट्स, बी एनआरओ अकाउंट्स कैन बी ओपन ज्वाइंटली विद ए रेसिडेंट इंडियन रिलेटिव, सी एफसीएनआर डिपॉजिट कैन बी मेंटेन इन आईएनआर,
डी, ए स्टूडेंट स्टडिंग अब्रोड इज अलाउड ए नॉन रेसिडेंट स्टेटस फॉर बैंकिंग अकाउंट्स। ई, एनआरई टर्म डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। एफ, नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया। और जी कहता है एन एनआरई कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नोट्स इनटू हिज एनआरई सेविंग अकाउंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। पहचानो भाई, इसमें पहचानिए। ऑप्शन ए कहता है ए सी ई, सेकंड कहता है सी डी जी, ओनली ए या ओनली सी एंड ई। इनमें से हम कहां टिक करेंगे? इनमें से पहचानिए कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो करेक्ट आंसर को बताएगा। चलो, तो यहां पर हमारा जो आंसर है ए सी ई है ना। एक तो हम यहां पर ए के ऊपर टिक करेंगे, सी के ऊपर टिक करेंगे, ई के ऊपर टिक करेंगे। अगर हम टारगेट फैसिलिटेट ग्लोबल फंड ट्रांसफर, तो जो टारगेट है, टारगेट में क्या ग्लोबल फंड ट्रांसफर का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है? नहीं। जो ग्लोबल फंड ट्रांसफर है की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है किसमें? स्विफ्ट में। स्विफ्ट के थ्रू ग्लोबल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, टारगेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो एनआरओ अकाउंट को ज्वाइंटली ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एफसीएनआर डिपॉजिट कैन बी मेंटेन इन आईएनआर। तो एफसीएनआर अकाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा, है ना, फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा, आईएनआर में नहीं। आईएनआर में सिर्फ आप या तो एनआरओ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं या एनआरई अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस एनआरओ अकाउंट में आईएनआर में होगा, लेकिन एफसीएनआर में जो अकाउंट है वो फॉरेन करेंसी में रहेगा। यहां पर A student studying abroad is allowed a non-resident status of banking accounts, that is correct। उसके बाद में NRA term deposit can be issued for a maximum period of 10 years। तो 10 साल का जो समय है वो तो तीनों में से किसी भी अकाउंट में नहीं मिलेगा 10 साल का समय। नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, और NRA कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नोट्स इनटू NRA सेविंग अकाउंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। तो ये दिस इज करेक्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहां पर फर्स्ट के ऊपर टिक करेंगे, फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है, प्रॉपर्ली आप सभी को आवाज आ रही है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। तो लगातार हम आपको बीएफएम की तैयारी करवा रहे हैं, लगातार बीएफएम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। और अगर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसको लेकर जो पेड क्लासेस चल रही है ना 9 PM पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है भाई। बीएफएम की जो हम आपको पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो पेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पर 9 PM पर, वो बिल्कुल मिस मत करना। आज हमने जो एनआरआई अकाउंट्स हैं उसकी जो केस स्टडीज हैं वो आज हमने डिस्कस की, आज हमने केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो चलिए इसी में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, एक और इंपॉर्टेंट जो है वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। तो एक टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, दीज आर द कंडीशंस रूल्स फॉर रेसिडेंट ROR, RNOR और NR। इनके लिए कंडीशंस और रूल्स क्या हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई कंडीशंस एंड रूल्स यहां पर बनाए गए हैं, जिसको यहां पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आती है, सो दैट जो स्टेटस है वो एनआरए का स्टेटस मिला है नहीं मिला है, कौन सा स्टेटस है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको हम रेसिडेंट पर्सन कहेंगे? रेसिडेंट पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा? तो अगर कोई व्यक्ति 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट पर्सन कहलाएगा। दिस इज द कंडीशन 1। उसके बाद में दूसरी कंडीशन एक और है, अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, प्लस पिछले 4 सालों में जो 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स हैं उसमें अगर वो 365 डेज और मोर 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, तो इस पर्सन का स्टेटस भी यहां पर रेसिडेंट पर्सन का स्टेटस ही होगा। तो पहले बहुत सारे जो एनआरआई हैं वो इस तरह की चालाकी करते थे कि
वो आधे समय इंडिया में रहते थे और आधे समय में इंडिया से बाहर। ठीक है, 182 दिन इंडिया से 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहिए और एनआरआई का स्टेटस मिल जाएगा और वहां पर टैक्स बचाने में हेल्प मिलेगी, टैक्स में छूट मिल जाएगी यहां पर। तो उस चीज को यहां पर इस ऑप्शन से खत्म किया गया कि भाई अगर आप पिछले 4 सालों में, है ना, जो प्रीसीडिंग ईयर्स हैं, 4 प्रीसीडिंग ईयर्स हैं, उसमें अगर आप यहां पर 365 दिन या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहे हैं और पिछले जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हैं, तो आप भी यहां पर रेसिडेंट इंडियन, रेसिडेंट पर्सन यहां पर कहलाएंगे। उसके बाद में दूसरा ROR, इसे बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना, ये भी रेसिडेंट जैसा ही होता है यहां पर, इसका भी स्टेटस रेसिडेंट जैसा ही है। अगर 7 प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर्स में अगर कोई व्यक्ति 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। उसके बाद में 2 इयर्स और मोर, पिछले 10 सालों में, 10 प्रीवियस प्रेसिडिंग ईयर्स में बात करें यहां पर, पिछले 10 सालों में अगर यहां पर 2 साल या उससे ज्यादा समय इंडिया में रहा है, तो दिस पर्सन इज ऑल्सो रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसको कहेंगे यहां पर। चलिए, एक और कैटेगरी है यहां पर और इस कैटेगरी का नाम है RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन। 1 अप्रैल 2020 से ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल हुई है, ये कंडीशंस यहां पर लागू हुई है। ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई व्यक्ति लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर में, है ना, लेस देन 730 डेज इन इंडिया में अगर वो 730 दिन से कम रहा है यहां पर, तो वो पर्सन यहां पर RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। या पिछले 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया से बाहर अगर वो 9 इयर्स रहा है, आउटसाइड इंडिया फॉर 9 इयर्स, ठीक है, तो वो पर्सन RNOR कहलाएगा। या PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, 15 लाख प्लस इनकम फ्रॉम इनकम सोर्स 120 days or more in the previous year or 3 + 365 days or more in the preceding last 4 years। 15 लाख और 15 लाख प्लस जो इनकम है वो जनरेट हुई है यहां पर इनकम सोर्सेस से, तो ये पर्सन भी यहां पर RNOR का स्टेटस इसको मिलेगा। और एक होता है यहां पर डीम्ड रेसिडेंट, है ना, ये व्यक्ति तो ऐसा होता है जैसे होता ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसे ही है यहां पर डीम्ड रेसिडेंट। इस पर्सन को ना तो किसी फॉरेन कंट्री में यहां पर NRI का स्टेटस मिलता है और ना ही इस व्यक्ति को रेसिडेंट स्टेटस मिलता है, ये व्यक्ति बीच में ही लटका रहता है यहां पर। तो ये व्यक्ति कौन सा है, बट टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए इस व्यक्ति को डीम्ड रेसिडेंट यहां पर मान लिया जाता है, इसे बोलते हैं स्टेटलेस पर्सन यहां पर। तो अगर ये एक ऐसा पर्सन है अगर इसके पास में 15 लाख से ज्यादा जो इनकम है अगर वो इंडियन सोर्सेस से जनरेट हुई है, अगर इस व्यक्ति के पास में इंडियन सोर्सेस से 15 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट हुई है, तो दिस पर्सन इज डीम्ड रेसिडेंट पर्सन माना जाएगा। और जो व्यक्ति इन सब कैटेगरी में नहीं आता है ना, जो व्यक्ति इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, दैट पर्सन इज नोन एज नॉन रेसिडेंट, है ना, वो पर्सन यहां पर क्या कहलाएगा, वो पर्सन यहां पर नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए यहां पर, मिस्टर मोहन इज ए NRI लिविंग इन USA। Currently he is on a visit home and he has saved money in dollar in FCNR deposit maturing in 3 months time. He wishes to know whether he can book a forward contract to receive maturity proceeds in GBP, Great Britain pound. He also wants to know whether the bank can make a remittance in GBP on maturity date to a third party directly to his son studying in London School of Economics. Here ऑप्शन ए कहता है नो, ही कैन नॉट बुक ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड हैज टू रिसीव द प्रोसीड जो प्रोसीड्स इन डॉलर ओनली। बी कहता है यस, ही कैन बुक ए क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सच दैट प्रोसीड्स कैन बी पेड इन GBP। उसके बाद में सी कहता है बैंक कैन पे इन GBP बट टू हिम ओनली। और डी कहता है बैंक कैन मेक ए डायरेक्ट रेमिटेंस टू हिज सन इन GBP एज ए थर्ड पार्टी रेमिटेंस आर नाउ अलाउड। इनमें से कहां पर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, यस, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ई के ऊपर टिक करेंगे। बी और डी दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं यहां पर बी भी फॉलो कर रहा है और यहां पर डी भी फॉलो कर रहा है। तो अगर यहां पर
एक क्रॉस करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करना चाहते हैं जीबीपी के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, यहां पर वो भी किया जा सकता है। उसके बाद में अगर बैंक यहां पर डायरेक्ट रेमिटेंस करना चाहता है उसके बेटे को जीबीपी में, तो थर्ड पार्टी रेमिटेंस भी यहां पर अलाउड है। तो बी भी सही है और डी भी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, और इसीलिए यहां पर दोनों को जस्टिफाई करेगा कौन? ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिस रिया इज द वाइफ ऑफ मिस्टर रोहित, है ना, यहां पर मिस रिया हैं और जो वाइफ है किसकी? मिस्टर रोहित की। एन एनआरआई कस्टमर, शी वांट्स टू नो वेदर हर हस्बैंड कैन पुट ए एफसीएनआर डिपॉजिट ऑफ यूएसडी 10 lakh dollar for 6 years, whether he can get a loan against the deposit if need arises। क्या उसे इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में यहां पर लोन मिल जाएगा? ऑप्शन ए कहता है एफसीएनआर डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर ए मिनिमम ऑफ 12 months एंड मैक्सिमम ऑफ 60 months। बी द एफसीएनआर कैन बी एक्सेप्टेड फॉर 6 years एंड मैक्सिमम 90% लोन एक्सटेंडेड। सी द मैक्सिमम लोन अगेंस्ट एफसीएनआर एंड एनआरई टर्म डिपॉजिट इज ₹1 crore। डी कहता है देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम लोन अमाउंट अगेंस्ट एफसीएनआर एंड एनआरई टर्म डिपॉजिट्स। ई मिस रिया शुड बी इन्फॉर्म एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन बोथ ए एंड डी। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर भी हमारा आंसर ई हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले ए, जो एफसीएनआर डिपॉजिट हैं कैन बी एक्सेप्टेड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months, है ना, यहां पर जो मिनिमम 12 months और मैक्सिमम 60 months, तो ये पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पहले बताना पड़ेगा कि 5 साल के लिए ही एफसीएनआर डिपॉजिट लेंगे, यहां पर 6 साल के लिए नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम लोन अमाउंट अगेंस्ट एफसीएनआर या एनआरए टर्म डिपॉजिट, तो इसके अगेंस्ट में कितना लोन दे सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। तो ए और डी दोनों ही यहां पर फॉलो करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। मिस्टर रोहित वांट्स द ब्रांच मैनेजर टू एक्सप्लेन ऑल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इन एनआरए। तो जो एनआरए है उसके लिए जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो उसको डिफाइन करें, उसको बताएं। ऑप्शन ए कहता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड ड्यू टू एनआरए ऑन शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी। बी बैलेंस हेल्ड इन एफसीएनआर और एनआरए अकाउंट विद द रुपी एज वन ऑफ द लेग्स। क्रॉस करेंसी नोट इन्वॉल्विंग रुपी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑल्सो बुक टू कन्वर्ट द बैलेंस इन one foreign currency into another foreign currency in which FCNR deposit are permitted to be maintained. D. The amount of investment made under the portfolio scheme in accordance with the RBI FEMA rules and provisions. और E कहता है all of the above are eligible to forward contract। तो यहां पर ये सभी है ना ABCD जितने चारों ऑप्शन हैं ये चारों के चारों यहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्जन हो सकते हैं यहां पर, है ना। अगर कोई डिविडेंड अमाउंट ड्यू चल रही है एनआरए को दैट इज हेल्ड इन द इंडियन कंपनी, उसके बाद में अगर यहाँ पर एफसीएनआर या एनआरए अकाउंट में अगर कोई बैलेंस हेल्ड है यहाँ पर रुपी में, क्रॉस करेंसी का कोई बुक करना है एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अंडर द पोर्टफोलियो स्कीम्स, तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जा सकता है बैंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड फॉर ए पर्सन टू बी कंसीडर एज रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फेमा। तो फेमा के तहत फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहां पर कोई पर्सन यहां पर रेसिडेंट इन इंडिया कंसीडर होगा, तो उसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है ही शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 180 days ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। बी कहता है बी ऑप्शन ही शुड हैव बीन इन इंडिया फॉर 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंटिन्यूअसली। सी ही शुड हैव बीन इन इंडिया फॉर 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर्स। D. He should have been in India for more than 182 days during the previous financial year। तो यहां पर he should have been in India for more than 182 days during the previous financial year। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर वो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंसीडर होगा। The maximum loan that can be given against term deposit for a non-resident Indian account holder। अगर कोई यहां पर एनआरआई अकाउंट होल्डर है और उसका कोई टर्म डिपॉजिट है, तो टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में उसे मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं। तो 25 लाख अगेंस्ट एनआरई एफसीएनआर अकाउंट यहां पर। बी कहता है 50 लाख अगेंस्ट एनआरई एफसीएनआर अकाउंट। सी कहता है 100 लाख अगेंस्ट एनआरई एफसीएनआर अकाउंट। या डी
मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। पहचानिए, बताइए किसके ऊपर टिक करेंगे हम लोग। यस तो यहां पर बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। अभी मैंने कुछ है ना, अभी हमने हिंट भी दिया था इसका, एक क्वेश्चन में इसका हिंट भी आया था। ठीक है, कि जो भी यहां पर एनआरआई अकाउंट में या एफसीएनआर अकाउंट में जितने भी यहां पर बैलेंस है, उसके अगेंस्ट में बैंक कितना लोन दे सकता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दियर इज नो लिमिट, है ना, यहां कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है इसके अगेंस्ट में, है ना, कोई ऐसी फिक्स लिमिट नहीं है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो आज आपने क्लास में पढ़ा है, जो यस्टरडे और आज आपने एनआरआई जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, मैं अगेन बता रहा हूं बीएफएम की जो आप पेड क्लासेस अटेंड कर रहे हैं 9 PM पर, है ना, आज हमने वहां पर एनआरआई अकाउंट्स के बारे में ही बात की। तो काफी कुछ हमने कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था, आज भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो कल मैंने एनआरआई पीआईओ के बारे में आपको बताया था, आज हमने एनआरई एफसीएनआर और एनआरओ अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस की। तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन भी है। मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन गोज टू यूएसए एंड टेक्स अप ए जॉब विद एबीसी कंपनी। ही कंटिन्यू टू वर्क इन यूएसए एंड ऑब्टेन द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। मिस्टर एक्स, है ना, जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सन विवान हु स्टेज इन यूएसए, है ना, विवान यहां पर यूएसए में रहता है और वो मैरी कर लेता है, शादी कर लेता है मिस लूना से, हु बोर्न इन चाइना। मिस लूना कहां की रहने वाली है, चाइना की रहने वाली, उससे शादी कर लेता है वो। तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स। अगर हम मिस्टर एक्स के स्टेटस की बात करें तो मिस्टर एक्स का स्टेटस क्या है यहां पर, तो वो एनआरआई पीआईओ कहलाएगा, एनआरआई एज पर द इनकम टैक्स कहलाएगा, एनआरआई एज पर द फेमा कहलाएगा, या नन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे मिस्टर एक्स को, है ना, मिस्टर एक्स को क्या कहेंगे यहां पर। तो भाई मिस्टर एक्स को जो स्टेटस है वो मिल चुका है यहां पर। मिस्टर एक्स का जो स्टेटस है नाउ वो एनआरआई पीआईओ हो गया अब। क्यों, क्योंकि मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन है, यूएसए चला गया और उसे वहां पर यूएस की सिटीजनशिप मिल गई। तो मिस्टर एक्स के पास में अब यूएस का पासपोर्ट है, तो उसका जो स्टेटस है वो एनआरआई पीआईओ हो जाएगा यहां पर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मिस्टर विवान। मिस्टर विवान का स्टेटस क्या है यहां पर, पीआईओ, एनआरआई एज पर द इनकम टैक्स, एनआरआई एज पर द फेमा, या फॉरेन सिटीजन। तो भाई पीआईओ का बेटा पीआईओ होगा, है ना, पीआईओ का बेटा पीआईओ हो जाएगा यहां पर। तो मिस्टर एक्स पीआईओ है तो उसका बेटा भी यहां पर पीआईओ हो जाएगा, और मिस्टर एक्स जिससे शादी करेगा उसका स्टेटस भी पीआईओ हो जाएगा यहां पर। और पीआईओ अगर किसी फॉरेन कंट्री की किसी पर्सन से शादी करता है तो उसका स्टेटस भी पीआईओ का हो जाएगा यहां पर। तो जैसे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मिस लूना आफ्टर मैरिज विद विवान, तो मिस जो लूना है, मिस लूना वैसे तो चाइना की रहने वाली है, कहां की, चाइना की है, लेकिन मिस लूना ने शादी कर ली किससे, मिस लूना ने शादी कर ली यहां पर विवान से। तो जब लूना ने विवान से शादी कर ली तो लूना का स्टेटस क्या हो गया यहां पर, तो जब यहां पर लूना शादी कर लेती विवान से तो उसका स्टेटस भी यहां पर पीआईओ हो जाएगा। तो लूना इज पीआईओ आफ्टर मैरिज विद विवान। तो जब एक पीआईओ दूसरे पीआईओ के साथ में शादी कर लेता है तो उसका स्टेटस यहां पर पीआईओ का हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट भी फॉलो करती है यहां पर, अगर वो उसके साथ में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहती है तो कर सकती है यहां पर अपने हस्बैंड के साथ में। ठीक है, एंड एक और शब्द यूज होता है यहां पर, दिस इज नोन एज ओसीआई, ओवरसीज इंडियन सिटीजन। ओसीआई कौन होते हैं, ओवरसीज इंडियन सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ द होल्डिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप विद द फॉरेन कंट्री सिमल्टेनियसली। तो ओवरसीज सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स यहां पर एक ऐसा पर्सन जिसके पास में किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है। तो हमारे कंट्री के अंदर डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर कि अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई थी,
तो अक्षय कुमार ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी थी, छोड़नी पड़ी क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है हमारे कंट्री के अंदर। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो आपके पास किसी और कंट्री की नहीं हो सकती। तो बाद में अक्षय कुमार ने फिर कनाडा की छोड़ दी, वापस इंडिया की ले ली थी। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज OCI। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट फोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। तो हम लगातार आपको BFM की तैयारी करा रहे हैं। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेकर आ रहे हैं और ये क्लासेस आपके लिए आ रही हैं डेली बेसिस पर 9 PM पर। तो 9 PM पर आपके लिए जो पेड क्लासेस आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर आज हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वाला जो टॉपिक है आज हमने डिस्कस किया और उसी से रिलेटेड जो केस स्टडी है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं सो दैट आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट हो, अच्छी हो और आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। तो आप में से जो भी 9 PM पर ये पेड क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप यहां पर CAIIB का महापैक, जो CIB का महापैक है 2.0, वो आपको पूरी हेल्प करेगा। CIB के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी मंथ एंड सेल ऑफर भी चल रहा है, उसका फायदा मिलेगा। डिस्काउंट कोड रहेगा Y195, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। चलिए, LC की जो केस स्टडी आ रही है वो है, केस स्टडी क्या है, ग्लोबल बैंक दिल्ली ओपन ए LC ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर इंपोर्ट ऑफ 2000 पीसेस ऑफ गुड क्वालिटी जैकेट एज पर द स्पेसिफिकेशन डिटेल इन द परफॉर्मा इनवॉइस। बेनिफिशियरी इज ए ABC PSLC of UK. The confirming bank was HSBC Bank London. On 12th of October 2020, exporter submitted the documents to confirming bank for negotiation, and the confirming bank HSBC on receipt of the documents negotiated the documents and sent the documents to Global Bank in Delhi on 19th of October 2020. 17th and 18th October 2020 being Saturday and Sunday, Global Bank refused the documents as the quality of goods was not as per the performa invoice. Here is, ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक क्वेश्चन है यहां पर। पहला क्वेश्चन है, वेदर ग्लोबल बैंक वाज जस्टिफाइड इन रिफंडिंग द डॉक्यूमेंट्स ड्यू टू क्वालिटी ऑफ गुड्स आर नॉट रिसीव्ड एज पर द परफॉर्मा इनवॉइस। तो ऑप्शन ए कहता है ग्लोबल बैंक कैन रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट्स इफ गुड्स क्वालिटी इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। बी कहता है ग्लोबल बैंक कैन नॉट रिफ्यूज द गुड्स as per the article 4 of UCPDC 600, a credit by its nature is a separate transaction from sale or other contract on which it may be based. उसके बाद में सी कहता है as per article 4 of UCPDC 600, bank deals with documents not with goods, services or performance to which the credit may relate, so bank can refuse. डी कहता है none of the above। इनमें से कौन सा है? तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा बी के ऊपर टिक करेंगे। ग्लोबल बैंक कैन नॉट रिफ्यूज द डॉक्यूमेंट्स एज पर द आर्टिकल 4 ऑफ UCPDC 600, क्योंकि यहां पर जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है या अदर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है जब हम LC के साथ में उसकी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है यहां पर, तो हमारा बी आंसर होगा। सी क्यों नहीं होगा? यहां पर सी में लास्ट में लिखा हुआ बैंक कैन रिफ्यूज, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ बैंक कैन रिफ्यूज, तो यहां पर होना चाहिए बैंक कैन नॉट रिफ्यूज, तब ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होता। सी में क्या लिखा होना चाहिए था? बैंक कैन नॉट रिफ्यूज, वहां पर लिखा हुआ बैंक कैन रिफ्यूज, तो रिफ्यूज नहीं कर सकता यहां पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर ए ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज ट्रांसफर इन पार्शियल और फुल। अगर कोई LC यहां पर पार्शियली ट्रांसफर हुआ है या फुल्ली ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरेबल LC है यहां पर, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है यहां पर, तो इसमें से कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा? ऑप्शन ए कहता है LC कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वंस एंड ओनली ऑन टर्म स्टेटेड इन द क्रेडिट। बी, LC कैन बी ट्रांसफर्ड टू मोर देन 1 सेकंड बेनिफिशियरी। सी, LC कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली
टू टाइम एंड ओनली ऑन टर्म स्टेटेड इन द क्रेडिट, डी देयर इज नो लिमिट, और ई कहता है ए एंड बी। इसमें पहचानिए, इसमें बताओ इसमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर हमारी जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अभी मैंने जो 9 PM पर आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 9 PM पर बीएफएम की पेड क्लासेस चल रही हैं सीआईबी के महापैक में, वहां पर अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको ट्रांसफरेबल एलसी के बारे में बताया। तो ट्रांसफरेबल एलसी को एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे एक पार्टी के फेवर में ट्रांसफर करें या एक से ज्यादा पार्टीज के फेवर में ट्रांसफर करें, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होगा, है ना। यहां पर और जिस पार्टी के फेवर में ट्रांसफर होगा वो फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है, चाहे एक के फेवर में करो या एक से ज्यादा करो। तो ए और बी दोनों यहां पर फॉलो करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जो ये केस स्टडी है, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3 है, रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो इनमें से वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए कहता है रिस्ट्रिक्ट नेगोशिएशन टू द बैंक विच द इशूइंग बैंक हैज नॉमिनेटेड इन द क्रेडिट। बी कहता है रिस्ट्रिक्ट वैलिडिटी पीरियड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। सी कहता है यहां पर रिस्ट्रिक्ट अमाउंट टू द बैंक विच द इशूइंग बैंक हैज नॉमिनेटेड इन द क्रेडिट। एंड डी कहता है रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर दैट इज लिमिटेड। किसके ऊपर टिक किया जाए, कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर बताएगा यहां पर। तो अगर हम रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट इनमें से किससे रिलेट करेगा यहां पर। यस, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ए यहां पर। रिस्ट्रिक्टेड लेटर है ना, रिस्ट्रिक्ट नेगोशिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एलसी नेगोशिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है टू द बैंक, तो इश्यूइंग बैंक हैज नॉमिनेटेड इन द क्रेडिट, तो यहां पर नेगोशिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा और अपॉइंट बता देगा कि ये नॉमिनेटेड बैंक है, इस नॉमिनेटेड बैंक को ही हम पेमेंट करेंगे, किसी और को इसका पेमेंट नहीं करेंगे, किसी और को इसका भुगतान नहीं करेंगे, सिर्फ इसी बैंक को करेंगे हम। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। एबीसी पीएसएलसी, जो एबीसी पीएलसी है, हैव सेंड 5000 बॉक्स ऑफ मैंगो टू एक्सवायर लिमिटेड एंड हैव सबमिटेड द बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग एक शिपिंग डॉक्यूमेंट होता है जो शिपिंग कंपनी जारी करती है। जो शिपिंग कंपनी गुड्स माल लेकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही होती है, उस शिपिंग कंपनी जिस शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को जारी करती है उस शिपिंग डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। तो बिल ऑफ लैंड सबमिटेड बिल ऑफ लैडिंग विद इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, द बिल ऑफ लैडिंग इंडिकेट दैट पैकिंग ऑफ बॉक्स इज डिफेक्टिव, दिस बिल ऑफ लैडिंग इज नोन एज। तो बिल ऑफ लैडिंग में यह मेंशन किया गया है कि जो पैकिंग ऑफ बॉक्स है वो डिफेक्टिव है ना, जो यहां पर पैकिंग है वो शिपिंग कंपनी की वजह से खराब नहीं हुई है, जो यहां पर एक्सपोर्टर है यानी सेलर है, सेलर ने ही जो बॉक्स की पैकिंग है वो डिफेक्टिव भेजी है यहां पर, ऐसा करके बिल ऑफ लैडिंग में मेंशन है यहां पर। तो ऐसे केस में ऐसे बिल ऑफ लैडिंग को यहां पर क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा, तो दिस इज नोन एज क्लॉज्ड बिल ऑफ लैडिंग कहेंगे यहां पर, इट इज नोन एज क्लीन बिल ऑफ लैडिंग कहलाएगा, इसको हम इनवैलिड बिल ऑफ लैडिंग कहेंगे, डिफेक्टिव बिल ऑफ लैडिंग होगा, या नन ऑफ द अबव। इसमें से कहां टिक करेंगे, तो ऐसे बिल ऑफ लैडिंग कहलाते हैं यहां पर क्लोज्ड बिल ऑफ लैडिंग। तो इसमें हम ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लैडिंग जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ये है बिल ऑफ लैडिंग, है ना। शिपिंग शिप फ्रॉम, कहां से शिपिंग कहां से माल आ रहा है, शिप टू कहां पर माल जाएगा, थर्ड पार्टी जो चार्ज बिल टू यहाँ पर थर्ड, है ना, उसके बाद में शिपमेंट की डेट, बिल ऑफ लैडिंग नंबर यहाँ पर, है ना, करियर नेम क्या है यहाँ पर, और जो गुड्स है गुड्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो शिपिंग कंपनी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इशू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इस केस स्टडी का। इफ इट इज मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट शिपमेंट टू बी डन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, इन दिस केस शिपमेंट शुड बी डन बोथ डेट्स इंक्लूसिव। दोनों डेट्स यहां पर इंक्लूड करते हुए चलते हैं, है ना, दोनों डेट्स इंक्लूसिव होंगी। ऑप्शन ए कहता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द 30th ऑफ द मंथ, बी कहता है फ्रॉम फर्स्ट टू 15th ऑफ द मंथ, सी फ्रॉम द फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ, और डी कहता है फ्रॉम द फर्स्ट टू 7th ऑफ द मंथ।
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, वो एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो उसके बेसिस पर था। और उसके बाद में जो एक क्वेश्चन है यहां पर जैकेट्स वाला, एडिशनल क्वेश्चन ऐड ऑन किया गया, वहां पर कंडीशन मेंशन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताओ, इसमें हम कहां पर टिक करेंगे? तो यहां पर इफ इट इज मेंशन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट दैट शिपमेंट टू बी डन फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, इन दिस केस शिपमेंट शुड बी डन बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो यहां पर जो फर्स्ट हाफ है उसका मतलब होता है महीने की पहली तारीख से लेकर मंथ की 15th। तो जो एक महीने को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा फर्स्ट हाफ, एक हो जाएगा सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ होता है महीने की पहली तारीख से 15 तारीख, और जो सेकेंड हाफ है वो होता है यहां पर 16 तारीख से स्टार्ट होगा, और मंथ की जो भी लास्ट डेट होगी, चाहे वो 30 का महीना तो 30 तारीख, 31 का महीना तो 31 तारीख, 28 का महीना तो 28, 27 का 29 का है तो 29 तारीख, ठीक है। मंथ की जो भी लास्ट डेट होगी वो 16 से शुरू होकर महीने की जो लास्ट डेट होगी वो कहलाएगा सेकेंड हाफ। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी में देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है। इन लेटर ऑफ क्रेडिट ईच एंड एवरी पार्ट हैव सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी? तो वी हैव 5 ऑप्शन। ऑप्शन ए कहता है रिम्बर्सिंग बैंक issues its reimbursement undertaking and transmit it to the nominated bank via swift message. B कहता है reimbursing bank reimburse nominated bank according to term and conditions of the reimbursement undertaking. C कहता है reimbursement authority have an expiry date in the contract. और D कहता है advising bank is responsible for providing information to the reimbursing bank. और E कहता है both A and B. इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, है ना? इनमें से किसके ऊपर टिक करें हम लोग? तो अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट में यहां पर ईच एंड एवरी पार्ट, तो सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज उसमें रहती है यहां पर। तो इसमें हमारा ए और बी होगा। अभी मैंने आपको क्लास में बताया था यहां पर रिम्बर्सिंग बैंक के बारे में, बीएफएम की जो पेड क्लास है 9 PM पर सीआईबी के महापैक में जो मिल रही है आपको, उसमें ये बताया था अभी मैंने आपको रिम्बर्सिंग बैंक के बारे में। रिम्बर्सिंग बैंक यहां पर जो भी नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक होगा और इश्यूइंग बैंक है, उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाता है यहां पर। तो रिम्बर्सिंग बैंक इश्यूज इट्स रिम्बर्समेंट अंडरटेकिंग एंड ट्रांसमिट इट टू द नॉमिनेटेड बैंक वाया द स्विफ्ट मैसेज। तो जो भी यहां पर टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो रिम्बर्समेंट अंडरटेकिंग है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है यहां पर। तो ए और बी दोनों हमारे फॉलो करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट हमारे फॉलो करेंगे यहां पर। चलिए तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। कल मैं क्लास में आपको यूसीपीडीसी 600 के बारे में बताने वाला हूं, है ना। यूसीपीडीसी 600 हम कल डिस्कशन करेंगे, कल उसके बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल में। चलो और वन वर्ड्स क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। वन वर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर फिल करिए, ब्लैंक आ रहा है इन ब्लैंक में फिल करिए। ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज ए लिंक प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन ए बायर एंड ए सेलर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां पर अगर मैं इस ब्लैंक की बात करूं, इस ब्लैंक में हम यहां पर क्या फिल करेंगे? तो इस ब्लैंक में आएगा यहां पर हमारा ओपनिंग बैंक। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज ए लिंक प्रोवाइडेड बाय ओपनिंग बैंक बिटवीन बायर एंड सेलर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो ओपनिंग बैंक यहां पर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी एलसी के थ्रू यहां पर एक जो लिंक है वो प्रोवाइड करता है। चलिए इसी में फिलिंग द ब्लैंक में दूसरा क्वेश्चन है, इट इज एन which of the following by opening bank to pay subject to condition let therein। इस वाले ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे यहां पर, है ना। ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में यहां पर क्या फिल करेंगे? तो ये जो ब्लैंक है इसमें फिल करेंगे यहां पर अंडरटेकिंग। तो ये क्या है? एक अंडरटेकिंग है, एक प्रॉमिस है, एक गारंटी है यहां पर पेमेंट की। तो ओपनिंग बैंक यहां पर अंडरटेक करता है, ओपनिंग बैंक यहां पर प्रॉमिस करता है कि आई विल पे, है ना। जो सब्जेक्ट टू कंडीशन जैसे फुलफिल, जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएंगी, टर्म एंड कंडीशन पूरी होने के बाद में मैं यहां पर पेमेंट करूंगा, ऐसा करके ओपनिंग बैंक की तरफ से प्रॉमिस किया जाता है यहां पर। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द बायर ऑफ द गुड्स, द बायर ऑफ द गुड्स हु रिक्वेस्ट फॉर एन एलसी इज ऑल्सो कॉल्ड एन।
उसको यहां पर क्या बोलेंगे, जो गुड्स का बायर है जो एलसी के लिए रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को कि हाँ जो इश्यूइंग बैंक है या ओपनिंग बैंक है उसको एप्लीकेशन देता है, उसको रिक्वेस्ट करता है एलसी ओपन करने के लिए, तो इसमें इस ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, इस ब्लैंक में क्या आएगा यहां पर, तो बायर को एप्लीकेंट भी कहते हैं, है ना, जो बायर है वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट भी कहलाएगा यहां पर। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी, है ना, आईसीसी पेरिस, जो पेरिस में है यहां पर, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैज इशूड गाइडलाइंस प्रैक्टिसेस फॉर एलसी ट्रांजैक्शन। तो यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको लेकर गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस आईसीसी की तरफ से इशू की गई हैं, तो इन्हें यहां पर किस नाम से जाना जाता है, इनको क्या कहेंगे, इनको क्या बोलेंगे, तो भाई दिस इज नोन एज यूसीपीडीसी। तो इस ब्लैंक में यहां पर क्या आएगा, यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यहां पर। तो आजकल तो इसको ओनली यूसीपी कहते हैं, आजकल जो शब्द यूज होता है यूसीपी शब्द यूज होता है, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस, है ना, पहले इसको यूसीपीडीसी यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहा जाता था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। NLC which allow the opener या opening bank to back out and cancel the LC is called which type of LC, कौन से टाइप का LC है यहां पर, अगर हम इस LC की बात करते हैं तो किस तरह का LC। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, जब भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए, और वो तभी अवेलेबल रहेंगे, वीडियो को लाइक करके रखोगे तो ये जो वीडियो है आपके अकाउंट में लाइक्ड वीडियो वाले फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी, तो लाइक्ड फोल्डर के ऊपर क्लिक करके फ्यूचर में आप कभी भी देख सकते हैं उसको, ठीक है, ये फिर वीडियो खो नहीं जाएगी, आपके अकाउंट में रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस ब्लैंक में बताओ क्या फिल करेंगे यहां पर, तो ऐसा कौन सा एलसी है, आज ही हमने क्लास में बात की है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी कौन सा एलसी होता है, जिसमें जो भी यहां पर ओपनिंग बैंक है, इश्यूइंग बैंक है, वो यहां पर बेनिफिशियरी को पूछे बिना, कंसर्न पार्टी को पूछे बिना यहां पर कैंसिल कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है यहां पर। एलसी विच फैसिलिटेट फाइनेंसिंग टू द सप्लायर प्रायर टू शिपमेंट इज नोन एज, एक ऐसा एलसी जो यहां पर जो भी सप्लायर है, सप्लायर को शिपमेंट भेजने से पहले फाइनेंस करने की फैसिलिटी देता है ना, सप्लायर को यहां पर फाइनेंस किया जा सकता है, तो कौन से एलसी में ऐसे प्रोविजन होंगे, ठीक है, यहां पर कौन से प्रोविजन होंगे, तो ऐसा जो एलसी है वो कौन सा कहलाता है, रेड क्लोज एलसी, इन्हें क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेड क्लोज एलसी, इसको रेड क्लोज एलसी के नाम से यहां पर जाना जाता है। कल जो 9 PM पर हम कवर करेंगे, कल 9 PM पर मैं आपको कराने वाला हूं कल यूसीपीडीसी, है ना, कल यूसीपीडीसी हम कवर करेंगे, और उसके साथ साथ कवर कर लेंगे इनको टर्म्स, है ना, मुझे आपको इनको टर्म्स भी करवाने हैं, इंटरनेशनल जो कमर्शियल टर्म्स हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको करवाने हैं यहाँ पर, तो इनको टर्म्स और यूसीपीडीसी ये कवर करेंगे हम टुमारो, कल 9 PM पर जो क्लास आएगी आपके पास में सीआईबी के महापैक 2.0 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एन एलसी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनदर बेनिफिशियरी, एक ऐसा एलसी जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, एक से दूसरे बेनिफिशियरी के फेवर में, ऐसे एलसी को यहां पर क्या कहेंगे, ऐसे एलसी को यहां पर क्या कहा जाएगा, तो दिस एलसी इज नोन एज अ ट्रांसफरेबल एलसी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल एलसी के नाम से जाना जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एलसी इज ओपन इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट एलसी इज कॉल्ड एज, है ना, इट इज कॉल्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है यहां पर, बताइए, तो यहां पर व्हेन, अब जब एक जो एलसी, व्हेन एन एलसी इज ओपन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोक्योरमेंट करने के लिए जब एक एलसी को ओपन किया जाता है ना, दैट इज बैकिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट एलसी, इट इज नोन एज, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, इसे क्या बोलेंगे, बैक टू बैक एलसी के नाम से जाना जाएगा, है ना, ये कहलाएगा हमारा बैक टू बैक एलसी। हाँ, इनको टर्म्स की मैं आपको केस स्टडी भी कराऊंगा, है ना, इनको टर्म्स की मैं आपको केस स्टडी भी कवर कराऊंगा, एग्जाम में केस स्टडी भी इसकी आती है, इनको टर्म का क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में, तो यहां पर यूसीपीडीसी और इनको टर्म, ये क्लास कल बीएफएम की जो पेड क्लास है वो 9 PM पर होगी, उसमें ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आप में से 9 PM पर जो भी ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो सीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके एनरोलमेंट करके
आप यहां पर इस क्लास को अटेंड करना शुरू कर दो। जिनके पास में नहीं है ना, जिनके पास में नहीं है CIB का महापैक 2.0, उनको CIB का महापैक 2.0 कहां से मिलेगा? तो गूगल में सर्च कर लो अड्डा 24/7, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, adda247.com पर आ जाएंगे। और यहां पर आने के बाद में सबसे पहला काम आपको करना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना। जो गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है, CIB जून 2024 के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर मिल जाएगा आपको CIB का महापैक 2.0। और आप सभी के लिए केस स्टडीज का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 तारीख से, ठीक है। 1 तारीख से आप सभी के लिए केस स्टडीज का बैच शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो केस स्टडी जिनके पास में महापैक है उनको केस स्टडीज वाला जो बैच है फ्री में मिल जाएगा। CIB के महापैक 2.0 में सब कुछ मिलता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है डबल वैलिडिटी का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। तो 9 PM पर जो लाइव क्लास है यहाँ पर मिलेगी। अगर बाई चांस कभी कोई लाइव क्लास छूट जाती है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज में 3-4 हजार क्वेश्चन मिलेंगे, जो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स हैं ई बुक्स की फॉर्म में मिलेंगे, मिनी मैराथन महा मैराथन क्लासेस वीडियो सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे, है ना। एंड तो यहाँ पर जो बाय नाउ है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और जो कोड है वो एंटर करना है Y195, डिस्काउंट कोड रहेगा Y195, ये टाइप करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। मोर देन 25,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जो प्राइस है बहुत कम चल रहा है ना। डिस्काउंट के बाद में प्राइस 7,500 रुपए के आसपास रहता है यहाँ पर, लेकिन आज जो प्राइस है वो काफी कम है यहाँ पर, क्योंकि मंथ एंड ऑफर चल रहा है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है इसमें। 6+6 12 महीने की वैलिडिटी, 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो 319 रुपीज आपके और कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 6349 के आसपास, है ना, आपको ये पूरा का पूरा CIB का महापैक 2.0 मिल जाता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है ना, वो भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आप जो केस स्टडीज का पूरा जो शेड्यूल है, केस स्टडीज वाले बैच के ऊपर क्लिक करके वहां पर स्टडी प्लान लगा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके पूरा का पूरा स्टडी प्लान देख सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, बाय बाय।